हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बना होगा? आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम बना होता है आर्गन से। आर्गन में एक सिस्टम, आर्गन क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये किससे बना होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से बना होगा। ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कितने टाइप के होते हैं? आपको हमने बताया रिप्रोडक्टिव आर्गन्स दो प्रकार के होते हैं। पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं और हार्मोन्स का स्राव करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में ओवरी, एक जोड़ा ओवरी, कितना? 1 पेयर ओवरी प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरी फीमेल गैमीट जिसे क्या कहते हैं? ओवम बनाती है और साथ में हार्मोन्स का स्राव करती है। वो ऑर्गन जो हार्मोन्स का सिक्रीजन करें और गैमीट बनाए उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, ओवरी ने क्या किया? फीमेल गैमीट बनाया जिसे ओवम कहेंगे और हार्मोन्स सिक्रीट किए। कौन कौन से? RIPE, राइट। इन विच आप यहां से नहीं पढ़ेंगे, आप इधर से पढ़ेंगे। अगर आप इधर से करते हो तो ये चीटिंग है। इधर से आप पढ़ेंगे। क्यों? फर्स्ट हार्मोन्स कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, जो जन्म के पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही भ्रूणी अवस्था के पहले मंथ से ही स्रावित होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन। इसके बाद ओवल्यूशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है। ये दूसरा। देन इनहिबिन, FSH की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा और बर्थ के समय रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ओवरी इन हार्मोन्स का स्राव करती है और गैमीट बनाती है, इसलिए क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन होते हैं? जो ना तो गैमीट बनाते हैं और ना ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से। अब देखिए, सुविधा के अनुसार इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं: डक्ट, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ग्लैंड, ग्रंथियां। अब देखो डक्ट कौन कौन सी होती है। पहली डक्ट ओविडक्ट होती है, लेकिन यहां पर ओविडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब होती है पहले। और इसके बाद क्या होगा? सिंगल यूट्रस, एक यूट्रस होता है और उसके बाद एक जो ट्यूब होगी उसे क्या कहेंगे? वेजाइना। इसका मतलब डक्ट कौन कौन सी होंगी? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। अब देखो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के सभी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपस में मिलाकर, सबको मिलाकर कहते हैं वल्वा। ये क्या होगा? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहेंगे? वल्वा। अब देखिए ग्लैंड। ग्लैंड होंगी इसमें मेमरी ग्लैंड, जो कि मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक है ये। और दूसरा क्या हो गया? वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये वेस्टिबुलर ग्लैंड वल्वा के सेंटर पार्ट को, जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, वहां पर पाई जाती हैं। ये ग्लैंड दो प्रकार की होती है: ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को बर्थोलियन ग्लैंड कहते हैं और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड को स्किन ग्लैंड कहते हैं। इसे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट मींस प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओवरी। दीज आर 1 पेयर। कितना है? 1 पेयर ओवरी है। जरा सबसे पहले देखते हैं ओवरी की बॉडी में पोजीशन क्या है, कहां पर पाई जाती है ओवरी। ओवरी उदर गुहा में नीचे की तरफ, इसका मतलब लोअर एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास उपस्थित होती है। लोअर एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास होती है। आपको अब पता चल गया कि ओवरी कितनी है? 1 पेयर और किडनी कितनी है? 1 पेयर। किडनी के पास लोअर एब्डोमिनल कैविटी पर एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है और ये ओवरी एब्डोमेन की इनर वॉल से मीजोवेरियम के द्वारा जुड़ी रहती हैं। कैसे जुड़ी रहती हैं? कनेक्टेड टू द लोअर एब्डोमिनल कैविटी बाय
मीजोवेरियम। इसका मतलब उदर गुहा की आंतरिक वाल से किसके द्वारा, मीजोवेरियम के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। अब जरा देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। सो जब हम बाहर से देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका साइज कितना होगा, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी। शेप कैसा होता है, सो ये एक चपटी संरचना है, फ्लैटेंड होती है, छोटी और चपटी संरचना है जो आलमंड जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, आलमंड टाइप की दिखाई देती है। इसी के साथ अब जरा देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। सो अगर हम ओवरी का कट काट कर उसकी आंतरिक संरचना देखें, सो सबसे पहले ओवरी में क्या दिखाई देगा, ओवरी की जो बाहरी सरफेस है वो जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा घिरी रहती है। इसका मतलब सरफेस ऑफ द ओवरी कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी की सतह जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा घिरी रहती है। ये जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा, सो वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। अब जरा देखिए ट्यूनिका, इसके जस्ट नीचे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कैसा, सफेद रंग का तंतुमय ऊतक की बनी हुई लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सो आप सीधे बताएंगे जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे जितना इंटीरियर मतलब आंतरिक भाग होता है उसे मिलाकर कहते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसका बाहर वाला पेरीफेरल थोड़ा सघन पार्ट जिसे कार्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला। हेलो स्टूडेंट, सो अभी तक हमने बात की थी स्ट्रोमा की, और स्ट्रोमा जो कि ओवरी का सेंटर पार्ट था, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रीजन होता है, और ये ओवरी का कैसा सेंटर पार्ट था। इसके ऊपर क्या है, जैसे आपने देखा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है और उसके ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम है। सो ये स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। सो कार्टेक्स रीजन कैसा आउटर डेंस रीजन होता है, और इस पे क्या होगा, फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है। क्या होगी, फॉलिकल्स आर प्रेजेंट हियर। सो फॉलिकल प्रेजेंट होंगी। तो अब देखते हैं कि इसमें कितनी प्रकार की फॉलिकल्स पाई जाती है। तो टाइप्स ऑफ द फॉलिकल्स आर फॉलोइंग, टाइप्स ऑफ द फॉलिकल्स आर प्रेजेंट हियर। सो कौन कौन सी फॉलिकल होंगी, सो सबसे होगा पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल, दूसरी होगी प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल, और इसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल। इसका मतलब टोटल टाइप्स ऑफ द फॉलिकल, जितनी प्रकार की फॉलिकल्स होती है सब यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। सो सबसे पहले, और इसके बाद ये क्या हो गया, ये मेडुला रीजन है। मेडुला रीजन कैसा पार्ट हो गया, ये कार्टेक्स के नीचे, मींस ये सेंटर पार्ट होता है ओवरी का, और इसमें सेंटर पार्ट जो ओवरी को होगा, इसे कैसे बना होगा, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसपे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी जो कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, जो कि कार्टेक्स तक पहुंचेगा। और इसमें थोड़े इलास्टिन फाइबर होते हैं और कुछ स्मूथ मसल्स भी पाई जाती हैं। इसका मतलब मेडुला रीजन लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, इलास्टिन फाइबर है और कुछ स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। तो अब सबसे पहली बड़ी बात बनती है कि कार्टेक्स में कितनी तरह के फॉलिकल्स हैं, और वो कैसे हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्राइमरी फॉलिकल है कि सेकेंडरी है और टर्सरी फॉलिकल है। तो सबसे पहली बात करेंगे प्राइमरी, अगर प्रीमोर्डियल फॉलिकल की बात करें कि ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल कैसे बनती है और कैसी है। तो देखो, अब ये कार्टेक्स रीजन में ऊगोनिया सेल्स, कार्टेक्स रीजन में फॉलिकल होती है, तो ये फॉलिकल्स बनती कैसे हैं, ये क्वेश्चन उठेगा। सो आपको बताना पड़ेगा कि ये कार्टेक्स रीजन में जो ऊगोनिया सेल हैं वो थोड़ी नहीं, बहुत सारी मात्रा में होती है, मिलियंस में इनकी संख्या होती है। ये ऊगोनिया सेल इस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं कि एक बड़ी ऊगोनिया सेल सेंटर में हो जाएगी, और उसको चारों तरफ से घेरे हुए क्या होंगी, फॉलिकुलर सेल्स होंगी। तो इस तरह से आपने देखा, एक सेंटर में बड़ी ऊगोनिया सेल है और उसके चारों तरफ जो सेल्स हैं उनको फॉलिकुलर सेल्स बोल देते हैं। तो इस तरह से कि इस तरह के छोटे छोटे ढेर सारे बहुत से ग्रुप बन जाते हैं, और इन सभी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब देखिए, प्रीमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये फिर हमें देखना पड़ेगा।
सो प्राइमरी फॉलिकल प्रीमोर्डियल फॉलिकल अब किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी फॉलिकल में। कैसे, तो देखिए जो ये oogonia सेल थी, इस oogonia सेल में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है और मियोसिस डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस स्टेट शुरू होती है। सो आपको पता है जैसे ही मियोसिस डिवीजन का मियोसिस फर्स्ट शुरू हुआ उसका प्रोफेस स्टेट होता है, स्टार्ट होता है। सो उसमें लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचेटिन, डिप्लोटिन, जैसे डिप्लोटिन स्टेट पे आता है इसका न्यूक्लियस अरेस्ट हो जाता है। इसका मतलब डिप्लोटिन स्टेट के बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर पाता, लेकिन मियोसिस डिवीजन शुरू हो गया। तो इस तरह से ये oogonia सेल जिसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हुआ है और प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेट पर अरेस्ट हो गया है, इस तरह की इस oogonia सेल को अब क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। और इस प्राइमरी oocyte को घेरे हुए क्या होंगी, ये फॉलिकुलर सेल हैं जो अब लगभग कैसी होती है, क्यूबॉइडल हो जाती है। पहले कैसी थी, फ्लैट थी, अब कैसी हो गई, क्यूबॉइडल। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी फॉलिकल को आप कैसे पहचानोगे, सो प्राइमरी फॉलिकल में अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है जिसका न्यूक्लियस किस स्टेट पे अरेस्ट है, प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन अरेस्ट स्टेट पे, वो उसका डिवीजन रुक गया है। और इसके अलावा वो चारों तरफ से एक भित्तिवाल से घिरा है जो कैसी है, सिंगल लेयर्ड फॉलिकुलर सेल से बनी है। इस लेयर को हम ग्रेनुलोसा लेयर भी कह सकते हैं। तो आप जरा देखिए इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल बन गई। ये प्राइमरी फॉलिकल जो यहाँ पर बनती है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनती है और इनकी संख्या कितनी होती है, अगर इस बात को हम शुरू करें तो देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनती हैं ये अगर हम सिर्फ एम्ब्रियो की बात करें, सो एम्ब्रियोनल स्टेट में अगर देखें, सो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही इनका फॉर्मेशन हो जाता है। और देखो किस स्टेट में, अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें, सिर्फ जब एम्ब्रियो कैसा होगा, फर्स्ट मंथ, एक महीना मंथ का होगा, तो इसमें लगभग 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स, कौन सी, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। सो प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 1700। और इसी तरह से अगर हम दूसरे मंथ में इनकी संख्या देखें तो दूसरे मंथ के लास्ट तक अगर आप देखोगे तो इनकी संख्या 6 लाख हो जाएगी। कितनी, 6 लाख तक हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम 5th मंथ में इनकी संख्या देखें, एम्ब्रियोनल स्टेज में, जब एम्ब्रियो सिर्फ 5 महीने का होगा, इस समय अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 7 मिलियन, 7 मिलियन हो जाती है। अब देखिए 7 मिलियन हो गई, अब इनका क्या होगा, एट्रेसिया। इसका मतलब अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होने लगी, प्राइमरी फॉलिकल की डेथ होने शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर हम देखें एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसका मतलब जन्म के समय अगर इनकी संख्या देखें तो जन्म के समय इनकी संख्या कितनी होती है, 2 मिलियन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म के समय इनकी संख्या कितनी हो गई, ये इनकी संख्या लगभग 2 मिलियन है। अब देखिए ये कंटिन्यूअस एट्रेसिया क्या होता जा रहा है, एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब डेथ। तो इस तरह से जो ये फॉलिकल्स की डेथ होती जा रही है, इस वजह से जब प्यूबर्टी होगी, फीमेल चाइल्ड की पहली बार मैच्योरिटी होगी, इसका मतलब क्या होता है, एट द एज ऑफ, अगर हम एज ऑफ 13 ईयर करें, 13 साल की उम्र की बात करें, तो इस समय कितनी फॉलिकल होंगी, इसका मतलब इसको एक दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, प्यूबर्टी में। सो जब फीमेल चाइल्ड की प्यूबर्टी होगी उस समय इनकी संख्या 80,000, 60,000 से 80,000 तक होती है। कितनी, 60,000 से 80,000 तक इनकी संख्या होती है। इसका मतलब ये 60,000 to 80,000 इनकी संख्या होगी। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स ही आपको हर समय ओवरी पर दिखाई देती हैं। फिर से एक बार समझ लें, जो प्राइमरी फॉलिकल है जो सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा से घिरी हुई है, मतलब एक लेयर वाली भित्ति से घिरी हुई है, उसके अंदर प्राइमरी oocyte है जिसका न्यूक्लियस प्रोफेस मियोसिस डिवीजन की प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेट पर अरेस्ट है। उनकी संख्या कितनी है, सो ये बनना कब शुरू हो जाती है, एम्ब्रियोनल पीरियड में, भ्रूणी अवस्था में। सो जब एम्ब्रियो सिर्फ 1 मंथ का होता है तब इनकी संख्या 1700, 2 मंथ का होगा लगभग 6 लाख होती है, 5 मंथ का 7 मिलियन बन जाती है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ, और बर्थ के समय चूंकि यहाँ से एट्रेसिया शुरू हो जाता है, एट्रेसिया मीन्स डेथ,
जब फॉलिकल की क्यों संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो न्यूट्रेंट का कंपटीशन शुरू हो जाता है, न्यूट्रेंट नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत सी फॉलिकल मरना शुरू हो जाती हैं और वो दूसरी फॉलिकल के द्वारा फीड कर ली जाती है फाइगोसाइटोसिस के द्वारा, इसलिए इनकी संख्या घटना शुरू हो गई और कितनी रह गई? 2 मिलियन। अब इसी तरह से अब अगर ये एट्रेसिया का सिस्टम, ये फॉलिकल की मृत्यु का सिस्टम ये कंटिन्यूअस चलता है और ये एज ऑफ 30 फर्स्ट प्यूबरिटी के समय, प्यूबरिटी का समय का मतलब जब फीमेल चाइल्ड में प्यूबरिटी आती है और रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है तो उस समय तक 13 साल की उम्र तक इनकी संख्या 60 से 80 हजार रह जाती है। इसका मतलब कंटिन्यूअस फॉलिकल की डेथ होती रहती है। परंतु इस समय फीमेल चाइल्ड का साइज बड़ा भी हो जाता है, मींस वो आकार भी बड़ा हो जाएगा, ओवरी अपनी कंप्लीट शेप में आ जाएगी और इसके बाद फॉलिकल्स भी थोड़ा साइज में बड़ी होंगी, इसलिए ये पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीजन करती हैं, तभी रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रारंभ होता है। अब देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल, इसका मतलब अगर आप ओवरी में 13 साल की उम्र के पहले फॉलिकल्स देखेंगे तो सिर्फ आपको प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई देगा और अब जब प्यूबरिटी हो गई और रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरुआत हो गया तो उस समय सिर्फ एक फॉलिकल, एक प्राइमरी फॉलिकल प्रत्येक रिप्रोडक्टिव साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। कितने? सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल किस पर चेंज होगा? ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा। इसका मतलब इस समय अगर आप देखेंगे सिर्फ रिप्रोडक्टिव साइकिल में हर मंथ में एक प्राइमरी फॉलिकल ही किस पर पहुंच पाता है? ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। लेकिन शुरुआत एक से नहीं होती, शुरुआत होती है, इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल से जब ग्राफियन फॉलिकल बन रही होती है उस समय शुरुआत में अगर देखें तो यहां पर 500 प्राइमरी फॉलिकल पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें क्या होता है? सिर्फ ओनली 1 गेट कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल। इसका मतलब शुरुआत तो करती है 500 लेकिन उसमें सब वो बीच में नष्ट हो जाती है, सिर्फ एक ही फॉलिकल क्या बना पाएगी? ग्राफियन फॉलिकल पर चेंज होती है। इस वजह से आपने देखा कि एक ही प्राइमरी, इससे सामान्य भाषा में कह देते हैं सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। सो इस तरह से आपने देखा कि सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स आपको सिर्फ रिप्रोडक्टिव साइकिल के समय दिखाई देंगी और वो भी सिर्फ एक ग्राफियन फॉलिकल्स आपको मिलेगी। कभी कभार अगर इन 500 में से कभी कभार बहुत रेयर होता है कि ये दो प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर हो जाए और ग्राफियन फॉलिकल बना दे, सो 2 ओवम बन जाएंगे तो ट्विंस, पैटर्नल ट्विंस बन सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अब जरा देखते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी में चेंज होती है तो देखें ये किसकी वजह से होगा। सो देखो जब यहां से ये जो फॉलिकल्स हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है और संख्या 60 to 80,000 है, ये एस्ट्रोजन इतनी मात्रा में सिक्रीट करते हैं, पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट करते हैं कि ये ब्लड के द्वारा ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन क्या करेगा? हाइपोथैलेमस के सहारे इंटीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी क्या करेगी? इंटीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी एफएसएच हार्मोन्स का सिक्रीजन प्रारंभ कर देती है। सो एफएसएच हार्मोन्स के इफेक्ट से, किसके प्रभाव से? एफएसएच हार्मोन्स के प्रभाव से प्राइमरी फॉलिकल किस पर चेंज हो जाती है? सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होती है, फिर टर्सरी और ग्राफियन बनेगी। इसका मतलब इस डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है? फॉलिकुलर हार्मोन एफएसएच हार्मोन्स हेल्प करता है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। सो देखते हैं, वो बात हम आगे करेंगे डिटेल में, अभी यहां पर समझते हैं थोड़ा सा। सो ये प्राइमरी फॉलिकल, सपोज दैट एक रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हुआ है और एक प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होती है। तो कैसे चेंज होती है? तो देखो इसकी जो वॉल थी वो सिंगल लेयर थी, अब ये सिंगल लेयर, ये जो सेल थी ग्रेनुलोसा सेल, वो डिवीजन करना शुरू कर देती हैं और क्या बना देती हैं? मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा। इसका मतलब अब जो इसकी वॉल है वो कैसी है? सिंगल लेयर्ड नहीं है, अब ये कैसी हो गई? मल्टी लेयर्ड। अब देखो इसी तरह से कार्टेक्स
जो उसके ऊपर कार्टेक्स की वॉल है ना, ये भी क्या करती है, एक लेयर बनाती है जिसे क्या कहते हैं, थीका। तो इस तरह से मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा होगी और उसके ऊपर की तरफ जो कार्टेक्स रीजन है उसकी भी वॉल बन जाएगी, उससे उसे कहेंगे थीका। सो आपने देखा कि सेकेंडरी फॉलिकल एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसका मतलब मल्टी लेयर्ड वॉल है जो ग्रेनुलोसा मल्टी लेयर्ड होती है और एक थीका की कवरिंग होती है। इसको देखकर हम पहचान सकते हैं, लेकिन उसके प्राइमरी oocyte में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब जरा देखिए, फिर कंटिन्यूअस डिवीजन प्रारंभ हुआ और क्या हुआ, तो जैसे ये मल्टी लेयर्ड हो जाती है, जो इसके अंदर प्राइमरी oocyte है ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है बहुत, और साइज में बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ये साइज में काफी बड़ा होता है और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, सो ये मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा की इनर जो कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं और उनका न्यूट्रिएंट इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए फॉलिकल के अंदर एक कैविटी दिखाई देने लगती है और जैसे ही कैविटी दिखाई देने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, टर्सरी फॉलिकल। इसका मतलब सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल में बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि टर्सरी फॉलिकल में अंट्रम दिखाई देता है। अंट्रम क्या है, एक कैविटी है। ये अंट्रम किससे भरा हुआ है, ये लिक्वर फॉलिकुली के द्वारा भरा होता है। किसके द्वारा, ये लिक्वर फॉलिकुली से भरा हुआ है। ये लिक्वर फॉलिकुली से भरा हुआ अंट्रम जो दिखाई देता है, ये पहले कैसा होता है, क्रिस्टल शेप, मींस बहुत छोटा सा अर्धचंद्राकार होता है। बाद में जैसे जैसे डेथ कोशिकाओं की ग्रेनुलोसा सेल की डेथ होती जाएगी वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा और लिक्विड की मात्रा भी बढ़ती जाती है और इसी लिक्विड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है कौन, प्राइमरी oocyte। सो जरा देखें टर्सरी फॉलिकल में आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन सी लेयर दिखाई देंगी। सो टर्सरी फॉलिकल में सेंटर में तो आपको क्या दिखा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किससे घिरा हुआ है, सो सबसे बाहर की तरफ क्या था, थीका, और थीका ने दो लेयर बना ली। पहली कौन सी हो गई, एक्सटर्नल, थीका एक्सटर्ना, और उसे बोल सकते हो सेकंड को क्या कर सकते हो, थीका इंटरना। ये कैसी लेयर होती है, फाइब्रस। इसका मतलब जो कार्टेक्स रीजन थीका लेयर बनाता है, ये थीका दो लेयर में बढ़ जाता है, थीका एक्सटर्ना जो कि फाइब्रस होती है और थीका इंटरना जो कि कैसी होगी, थीका इंटरना सिक्रीटरी लेयर होती है जो स्टेरॉइड्स हार्मोन का सिक्रीजन करती है। कौन सी लेयर, थीका इंटरना सिक्रीटरी लेयर है। अब देखिए इसके बाद मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा होगी और क्या दिखाई देने लगा, कैविटी दिखाई दी, जिस कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम। और एंट्रम किससे भरी हुई है, लिक्वर फॉलिकुली से भरी हुई है और इसी के बीच में क्या पाया जा रहा है, ये प्राइमरी oocyte। इसका मतलब अभी तक ये प्राइमरी oocyte है, इसका डिवीजन अभी रुका हुआ है। अब जरा देखिए, जब इस तरह से कई लेयर से घिरा हुआ प्रोटेक्टेड ये बन जाता है तो अब इस पर अब नंबर आता है ग्राफियन फॉलिकल का। इसके बाद लास्ट फॉलिकल जिसे हम लोग मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं साइंटिस्ट के नेम के आधार पर। सो जरा देखिए क्या होगा, अब यहां पर जैसे इतनी लेयर बन जाती है तो ये कैविटी जब बड़ी हो जाएगी तो बहुत बड़ी कैविटी होने की वजह से न्यूट्रिएंट एक साइड पर प्राइमरी oocyte लगा होता है और कैविटी क्या है, सपोज दैट कैविटी इस तरह से इतनी बड़ी है और यहाँ ये इस तरह से अगर देखा जाए ये क्या है, प्राइमरी oocyte है और कैविटी इतनी बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन पर इस प्लेस पर पाई जाने वाली ग्रेनुलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल ये डिवीजन करना शुरू करती हैं और डिवीजन करके एक स्टॉक के समान संरचना बनाती है जिसे क्या कहते हैं, कम्युलस oophorus, जिसकी सहायता से ये प्राइमरी oocyte इस तरह से इस कैविटी के अंदर हैंग हो जाता है, लटका रहता है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इस तरह से अब आपने देखा क्या बन गया, यहाँ पर एक थीका था जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड था, मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा थी और क्या किया, इन ग्रेनुलोसा सेल ने जो कि प्राइमरी oocyte के कांटेक्ट में थी उन्होंने डिवीजन करके एक कॉलम के समान संरचना या कहा जाए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम क्या है, कम्युलस oophorus। और इसी की सहायता से प्राइमरी oocyte यहाँ पर लटका था। अब देखिए ये प्राइमरी oocyte यहाँ भरे हुए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता रहता है। इसी समय क्या होता है, अब भाई ये मल्टी लेयर्ड हो गई, थीका है, इसका मतलब इसकी जो वॉल है वो पूरी प्रोटेक्टिव वॉल हो गई।
अब प्रोटेक्टिव वॉल अगर बनी हुई है तो अब डिवीजन क्यों नहीं करते? सो अब डिवीजन शुरू करो। इसका मतलब अब ये प्राइमरी oocyte समझ चुका है कि इसके चारों तरफ मल्टी लेयर्ड वॉल बन चुकी है। तो अब ये क्या करेगा? ये डिवीजन प्रारंभ करता है, अर्थात इसका जो मेटाप्रोफेज की डिप्लोइड स्टेट में अरेस्ट तथा डिवीजन, उसमें बड़ी तेजी से डिवीजन होता है और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। जैसे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। अब देखिए, जहां सेकेंडरी oocyte बन जाता है इसका मतलब टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही मियोसिस डिवीजन हुआ और क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte बन गया एक बड़ी सेल और एक क्या बन गया? फर्स्ट पोलर बॉडी। जैसे ही ये संरचना बनी तो अब हम इसको ले जाएंगे ग्रेफियन फॉलिकल में। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। और सेकेंडरी oocyte कैसा होता है? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया और एक छोटी सी सेल बन गई है जिसे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बनता है, ये तुरंत अपने चारों तरफ क्या करेगा? ये अपने सपोज दैट ये एक नया छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ऐसे मैं स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। तो ये देखिए ये बन गया। तो इस तरह से यहां एक पोलर बॉडी बन गई और ये क्या हो गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी oocyte। सो जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है, ये अपने चारों तरफ ग्लाइको प्रोटीन का सिक्रीजन करके एक लेयर बना देता है और इस लेयर का नाम क्या होता है? ज़ोना पेलुसिडा। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सेकेंडरी oocyte ने क्या किया? एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर बना ली, सिक्रेटरी लेयर है जिसको क्या कहते हैं? ज़ोना पेलुसिडा। इसका मतलब सेकेंडरी oocyte किसका फॉर्मेशन करता है? सिर्फ एक लेयर बनाता है जिसका नाम क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। अब देखो, इसी समय इस कोमुलस ओफोरस की जो कोशिकाएं थी, यहां सेल्स, ये किस लेयर, इस पार्ट पे जो सेल्स थी जो इसके कांटेक्ट में थी, ये सेल डिवीजन करने के पश्चात इसके ऊपर एक और नई लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं, उसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। सो किन सेल ने बनाया? यही कोमुलस ओफोरस की जो फॉलिकुलर सेल थी, उन्होंने डिवीजन करके एक नई लेयर बना दी जिसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया है और इस ग्रेफियन फॉलिकल में ऊपर से लेकर अंदर तक कौन कौन सी संरचनाएं पाई जा रही हैं, इसको देखें। तो सबसे पहले थीका, एक्सटर्ना और इंटरना, इसके बाद मल्टीलेयर्ड ग्रेनुलोसा जिसने क्या बनाया है? कोमुलस ओफोरस। उसके ऊपर क्या लगा होगा? ये सेकेंडरी oocyte होगा, पहले तो प्राइमरी होता बाद में सेकेंडरी। इसके नीचे इस कोमुलस ओफोरस ने एक लेयर बनाई है, बनती लास्ट में है लेकिन यहां बनाई है, तो सीक्वेंस से देखेंगे तो कोरोना रेडिएटा। अब हमने रेड कलर से ये बनाया, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte सिर्फ एक लेयर बनाता है जिसे क्या कहते हैं? ज़ोना पेलुसिडा। सो ज़ोना पे, अब इसके नीचे देखें तो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। इस प्रकार से आपने देखा कि एक कंप्लीट मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनमें से सिर्फ एक लेयर ज़ोना पेलुसिडा के द्वारा बनाई जाती है, थीका कार्टेक्स के द्वारा बनाया जाता है और कार्टेक्स लेयर से, और ये सारी लेयर्स जितनी भी हैं ये सब की सब किसे? फॉलिकुलर सेल से बनाई जाती हैं। ओके, थैंक यू।